अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फरहान रशीद। दोस्तों, कर्नाटका के इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। नतीजे आपके सामने हैं। 2023 में जैसे हमने प्लानिंग की थी, स्मार्ट वोटिंग की थी, इसका नतीजा जो है हमारी जीत हासिल हुई है। बहुत सालों के बाद कर्नाटका की आवाम को इंडिपेंडेंस मिला है। जी हाँ, फ्रीडम मिला है। ये कोई बड़ी जंग से कोई कम नहीं थी। एक तरफ जेडीएस थी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी थी। और बीजेपी की हुकूमत तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बीजेपी की हुकूमत ने हम लोगों के साथ क्या किया है। सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुआ है दोस्तों, जुल्म तो हर कर्नाटका के सिटीजन्स के साथ हुई है, लेकिन ज्यादती मुसलमानों के साथ हुई है। इस बार मुसलमानों ने बहुत ही होशियारी से, सोच समझ के स्मार्ट वोटिंग की। इस बीच में आईएमए का मसला था, जिसके लिए मैं मशहूर हूँ। आईएमए की फाइट में मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे जानते हैं। दोस्तों, आईएमए का मसला हमने इस बार इस इलेक्शन में नहीं उठाया। हमने खामोशी साइलेंट रह करके इनडायरेक्टली कांग्रेस को ही सपोर्ट किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि नुकसान आईएमए के इन्वेस्टर्स का भी होता, तमाम मुसलमानों का भी होता, कर्नाटका की आवाम का भी होता। नुकसान सिर्फ आईएमए के इन्वेस्टरों का नहीं होता। अगर हम आवाज़ उठाते, आवाज़ ना उठाने का नतीजा ये है कि कांग्रेस आज फुल मेजॉरिटी के साथ आई है और हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। बहुत ही होशियारी से हमने कांग्रेस को पावर में लेके आए हैं, वो इस उम्मीद के साथ कि कहीं हमें इंसाफ दिलाने में कांग्रेस मदद करेगी। सिर्फ हम आईएमए के वजह से कांग्रेस को नहीं जिताए हैं। अगर ये मुद्दा होता तो हम कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारा मेन मकसद तमाम कर्नाटका की आवाम है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, हमारा दलित भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। अब बात आती है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अगर आ जाती तो बहुत बड़ा उससे खतरा हो सकता था। अगर जेडीएस जीत जाती फुल मेजॉरिटी के साथ तो भी मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मुसलमानों के दिमाग में चल रहा था कि कहीं हम जेडीएस को वोट डालने की वजह से इससे सीधा फ़ायदा बीजेपी को ना पहुंच जाए, या कम मेजॉरिटी अगर आती है, जेडीएस सिर्फ 40 सीट लेती है और बीजेपी अगर कुछ 60-70 सीट लेने में कामयाब हो जाती है, हो सकता है कांग्रेस के साथ जेडीएस ना जाकर के बीजेपी के पास साथ भी चल सके। नतीजा कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमने ना रिस्क लेने का फैसला किया और कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी के साथ जिताया। अब कांग्रेस जीत तो गई है, बहुत ही अच्छे नंबर से जीती है, और इसका स्ट्रांग मैसेज साउथ इंडिया की तमाम पब्लिक ने बीजेपी को दे दिया है कि बीजेपी साउथ इंडिया में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, सिवाय उन्होंने 2019 में उन्होंने गेम खेल करके 18-19 के गेम खेला था, उन्होंने ऑपरेशन कमला करा था, उसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इस बार क्या करेंगे? 135 से भी ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने काबिलियत पे अभी आ रही है। ना जेडीएस के ऊपर डिपेंड होना है, ना बीजेपी के ऊपर डिपेंड होना है, सीधे वही एक स्ट्रांग पार्टी है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। अब बात आ रही है सीएम कौन, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन। मेरी बात सीधी बात, एक बात मैं साफ बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की हाई कमांड एक बात समझ लीजिए। देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं शॉर्टकट में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सिद्धरामैया की गवर्नमेंट हमने देख लिया है। सिद्धरामैया की गवर्नमेंट का टर्म 5 साल का खत्म होने के बाद कांग्रेस फुल मेजॉरिटी के साथ नहीं आई। ये पॉइंट नंबर 1 नोट करिए। कांग्रेस के साथ
सिद्धरामैया की गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं आवाम को कुछ ना कुछ जो है उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो है नाकामयाब रही है। वरना हम जो है नतीजे 2018 के इतने खराब नहीं आते जिसका नतीजा हमने 5 साल भुगता है। उस 5 साल में हमारी खुशनसीबी समझो कि सिर्फ 3 साल हमें झेलना पड़ा बीजेपी को। अब ये जो है सिद्धरामैया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इनकी जो गवर्नेंस है शायद नहीं पसंद कर पाई हो। अगर पसंद कर लेती तो कांग्रेस को दोबारा से फुल मेजॉरिटी दे सकती थी, नहीं दी। अब ये एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, सिद्धरामैया जी के जो है बार बार तस्वीरें जो है आईएमए के चोर मंसूर खान के साथ दिखाई दिए हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सिद्धरामैया ने भी पैसे खाए, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम सिद्धरामैया जी से नाराज है। ये 2 रीजन है। तीसरा रीजन, बहुत जल्द आने वाले 8-9 महीने या 1 साल के अंदर 2024 में सेंट्रल इलेक्शंस होने वाले हैं। हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें बीजेपी का नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चूज करेंगे, यानी कि कांग्रेस को ही चूज करेंगे सेंट्रल में, क्योंकि जेडीएस तो वहां पे उभर के नहीं आ सकती। कर्नाटका में नहीं आई तो वहां पे कहां से आएगी? दिल्ली में पीएम की सीट इनको कहां से मिलेगी? अब मैं दूसरी आम आदमी पार्टी देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी की ही एक अलग जो है उनका अलग स्ट्रैटेजी है, जो मैं अपने आंखों से अपने कानों से बहुत ही नज़दीकी से देखा है। उनके इरादे मुसलमानों के फेवर में नहीं है। ये मैंने खुद अपने जो है खुद देखा है ये चीज़। तो ये तमाम चीज़ें को नज़र रखते हुए 2024 को सामने रखते हुए मेरा जो है डिमांड है हाईकमांड से कि डीके शिव कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए कर्नाटका का। अब एसएम कृष्णा की गवर्नमेंट जब थी, कांग्रेस की एसएम कृष्णा की गवर्नमेंट जब थी, वो गवर्नमेंट कर्नाटका में ना पहले कभी आई है ना शायद कभी आएगी। उतनी अच्छी गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, हालांकि एसएम कृष्णा क्यों चले गए बीजेपी वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एसएम कृष्णा की गवर्नमेंट को पूरी कर्नाटका की आवाम मिस करती है। मैंने एक बयान सुना था डीके शिव कुमार का, एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनको सबसे ज़्यादा कांग्रेस में जो गवर्नमेंट पसंद आई वो है एसएम कृष्णा। इसका मतलब इनको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है अच्छी गवर्नमेंट दिया है कर्नाटका की आवाम को। तो ये आइडियोलॉजी अगर ये समझ चुके हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि डीके शिव कुमार एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं डीके शिव कुमार को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। एक तो चेहरा जो है आईएमए के चोर मंसूर खान के साथ सिद्धरामैया का दिखाई दे रहा है। हमें उनके ऊपर कोई भी जो है गिला शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, लेकिन हम जो है नहीं चाहते कि ये जो है चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि शक तो रहता ही है थोड़ा सा। तो अब डीके शिव कुमार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हमने भी आप लोगों को जिताने में मदद किया है। आईएमए के इन्वेस्टरों ने 1 लाख से ज़्यादा आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं कर्नाटका में, जिन्होंने अगर आवाज़ उठाई होती कांग्रेस के खिलाफ नुकसान बहुत बड़ा होता। तो हमारी खामोशी आप लोगों को सपोर्ट किया है, तो हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, डीके शिव कुमार एक जो है वक्कली का लीडर है, एचडी कुमारस्वामी भी एक वक्कली का लीडर है। अभी तक जो है कांग्रेस को या मुसलमानों को नुकसान अगर हो रहा है वो है जेडीएस की वजह से। जेडीएस में और कांग्रेस में वोट्स बंटने के कारण के वजह से बीजेपी के चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। अगर डीके शिव कुमार को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और मुसलमान डीके शिव कुमार को पावर दे देता है, तो उससे ये होता है कि कांग्रेस भी अपने सीट्स आगे आने वाले इलेक्शंस, चाहे 2024 में सेंट्रल के इलेक्शंस हो पीएम के, या नेक्स्ट 5 साल के बाद 2028 में असेंबली इलेक्शंस हो, ये वक्कलीगा के वोट जो है कांग्रेस के पास धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएंगे। मुस्लिम्स प्लस वक्कलीगा एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। वैसे भी तो मुस्लिम्स प्लस दलित भाइयों और बहनों का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी यानी कि जैन्स हो या क्रिश्चियंस हो, इन तमाम लोगों का तो एक तरफ है ही है।
लेकिन वक्कल लीगा का भी जो है यहाँ पे बैनर में अगर हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे तो मुझे लगता है 2024 में ये काम कर सकेगा, ये हमारे फेवर में बहुत अच्छा काम करेगा। तो जेडीएस का जो हमें खतरा है उसको अवॉइड करने के लिए हम डीके शिव कुमार को आगे रखेंगे मुसलमानों की तरफ से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है एक स्ट्रेंथ बन सकता है। इसी बात को मैं कहते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं और तमाम आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ कांग्रेस के हाई कमांड तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया। और इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शेयर करना मत भूलेगा। और इस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।